पाठशाला में आज क्या इंडिया श्रीलंका बनने जा रहा है, इसमें हम मनमोहन वर्सेस मोदी का चैप्टर खोलने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। श्रीलंका की हालत और भारत की ताकत का कंप्लीट टेस्ट करेंगे। वो आंकड़े जो हर एजेंडाधारी के सपने को चकनाचूर कर देंगे, आज वो आंकड़े आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा एक ऑटो 27 सवारी किसकी आबादी भारत पर भारी। वो ऑटो से 27 लोग निकल रहे हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये आबादी वाला फैक्टर कितना भारत पर भारी पड़ रहा है, आज इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आबादी का बैलेंस कौन बिगाड़ रहा है, योगी की चिंता का टेस्ट करेंगे। और आखिर में नई संसद पर मोदी ने 9,500 किलो का अशोक स्तंभ क्यों बनवाया, इसकी भी बात करूंगा। लेकिन पाठशाला की शुरुआत कर रहे हैं श्रीलंका की बर्बादी में भारत की बर्बादी के सपने देखने वालों की क्लास लगाकर। क्या ना, भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए। अब कायदे का तरीका तो यह है कि इलेक्शन लड़ो, हराओ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। सीए एनआरसी के विरोध में यही एजेंडा था कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। कृषि कानून के विरोध में यही एजेंडा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसानों को खड़ा करना है। जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई, उसका भी यही एजेंडा। अग्निवीर का विरोध हुआ, इसका भी यही एजेंडा कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहो और इस आदमी को कुर्सी से उतार दो। जब ये सारे एजेंडे फेल हो गए, चल नहीं पा रहे, और नया अग्निवीर वाले मामले में तो रिकॉर्ड आवेदन आ रहे हैं, तो अब एक नया एजेंडा आया है कि भाई क्या मोदी भारत को श्रीलंका बना देंगे, और मोदी के साथ भी वही होगा जो श्रीलंका में वहां के राष्ट्रपति के साथ हुआ। मतलब लोग दौड़ा देंगे नरेंद्र मोदी को। इसलिए आज हमें लगा कि हमें इस बात का टेस्ट करना चाहिए कि क्या मोदी भारत को श्रीलंका बना रहे हैं। और इस टेस्ट के लिए आज हम मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी का चैप्टर खोलेंगे, क्योंकि इस देश में कुछ लोगों को तो लगता है कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस देश को आर्थिक ताकत दी। मनमोहन सिंह ने जो किया वो सब एक सर्टिफिकेट में सजाकर देने लायक है, नरेंद्र मोदी ने तो सब बर्बाद कर दिया। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया और नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, और कैसे श्रीलंका बन सकता है भारत या नहीं, आज वो चैप्टर खोलूंगा। क्योंकि बिना मनमोहन सिंह के सर्टिफिकेट के तो नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट मिल नहीं सकता कुछ लोगों के हिसाब से। लेकिन इस टेस्ट से पहले यह देख लीजिए कि पिछले 2 दिन में श्रीलंका की हालत क्या है। श्रीलंका में भूख और महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर है। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। मतलब पिकनिक स्पॉट बना दिया भाई। कोई स्विमिंग पूल में है, कोई जो है जिम कर रहा है। शनिवार को करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाहर जुट गए, बैरिकेड तोड़ दिया, राष्ट्रपति भवन के अंदर चले गए। जो तस्वीरें आई वो इतिहास की सबसे बड़ी अराजकता की तस्वीरें थी। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने की वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो इसी में मजा ले रहे हैं कि राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में बने बेडरूम में भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया कि अरे राष्ट्रपति यहां सोता होगा, यहां देखो अब हम लेट रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के किचन को प्रदर्शनकारियों ने घर की रसोई बना दिया। वैसी कुछ तस्वीरें जैसे अफगानिस्तान से नहीं आई थी कि सब अंदर घुस गए, अंदर कोई जिम कर रहा है, कुछ कर रहा है, वैसे अब श्रीलंका से आ रही है। भूख से परेशान जनता को राष्ट्रपति भवन में लजीज खाना मिल गया तो वो उस पर भी टूट पड़े। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। पीएम आवास के परिसर में भी प्रदर्शनकारी ने डेरा जमाया, खाना बना रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें। पीएम आवास के अंदर प्रदर्शनकारी कैरम खेल रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई घूम रहा है, मजा चल रहा है। बेचारे परेशान हैं, लेकिन अब उसी में कुछ मजा ढूंढ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। और ताजा अपडेट यह है कि श्रीलंका में अभी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राष्ट्रपति कहां है यह साफ नहीं, भाग गए हैं। पीएम रानिल विक्रमसिंघे और उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। बुधवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देंगे। श्रीलंका में ऑल पार्टी की साझा सरकार बनेगी और श्रीलंका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दें तो 30 दिन तक स्पीकर सरकार चला सकते हैं। अब यह श्रीलंका का हाल आपको बता दिया। श्रीलंका में जो हालात हैं उससे भारत में कई लोग खुश हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कब वो कर जाते हैं उनको खुद ही पता नहीं चलता। मतलब सपने में, जैसे नींद में नहीं आदमी चलता कि नींद में उठ के कहां चल रहे हैं पता नहीं, वो सोए हुए हैं। उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कुछ भी करो चल जाएगा।
भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे या बन जाएं ऐसी भी कामना कर रहा है। और नरेंद्र मोदी का हाल भी श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह होगा, यह तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक इद्रिस अली कह रहे हैं। एक बार उनको सुनिए, फिर जरा चैप्टर खोलता हूं तो क्लास लगेगी। जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इज़ वेरी बैड। जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज़्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। चेहरे पे स्माइल आ गई, मोदी जी को रिजाइन करके भागना पड़ेगा, एकदम चेहरा चमक गया। अभी सब चेहरा का चमक निकालता हूं। उधर केसीआर कह रहे हैं कि मोदी से कमजोर पीएम नहीं देगा। लेकिन ऐसे लोगों को यह देखना चाहिए कि श्रीलंका की हालत क्या है और भारत कितनी मजबूत स्थिति में है। जरा मैं आपको बताता हूं डेटा। सुनिए, अभी मनमोहन वर्सेस मोदी का चैप्टर खोलता हूं, लेकिन पहले जरा अभी का डेटा देखिए। भारत की ताकत क्या है और श्रीलंका की हालत क्या है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार 15,000 करोड़ रुपए, मात्र 15,000 करोड़ रुपए। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 49 लाख करोड़ रुपए। यानी अगर श्रीलंका से कंपेयर कीजिएगा तो उनसे 32,600 गुना ज्यादा। और ये लोग कह रहे हैं इंडिया श्रीलंका बनेगा। विदेशी मुद्रा भंडार है भैया 49 लाख करोड़ रुपए का, कैसे श्रीलंका बन जाएंगे? श्रीलंका के पास गोल्ड रिजर्व, सोने का भंडार, जो माना जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो 1.6 टन का है। भारत के पास 744 टन सोने का रिजर्व पड़ा हुआ है, गोल्ड का रिजर्व। कैसे बन जाएगा श्रीलंका? हवा में। आपने कह दिया, आपने सोच लिया तो बन जाएगा। श्रीलंका की विकास दर का अनुमान कितना है? 3.1%, जबकि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज 8.2% रहने का अनुमान है। कैसे बन जाएगा श्रीलंका? श्रीलंका की महंगाई दर कितनी है? 55% के आसपास है। और भारत की महंगाई दर 7.4% पे थी और इस बार तो मई में घट के और 7% पर आ गई। और बाकी देशों, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की महंगाई दर कम है। अमेरिका और ब्रिटेन सब बाप बाप कर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, 45-40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। भारत में डबल डिजिट में भी नहीं गए हैं, बढ़ी तो घट के सरकार ने तुरंत कदम उठाए 7% पे ले आए। कैसे श्रीलंका बन जाएगा बॉस? श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 550 रुपए का मिल रहा है। इंडिया में 100 पार नहीं हुआ है, 96 रुपए का चल रहा है। कैसे बन जाएगा श्रीलंका? श्रीलंका का शेयर बाजार 5 साल में 50% गिर गया है। इंडिया में हर आदमी शेयर बाजार में देख रहा है कहां पैसा लगा दे, किधर लगा दे। 5 साल में 70% शेयर बाजार बढ़ा है। कैसे बढ़ गया? अगर लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है तो कुछ भी। श्रीलंका में $1 की कीमत 360 रुपए पहुंच गई है। भारत में जो वैश्विक स्थिति है उसके मुकाबले अभी 80 रुपए से कम है, 79 रुपए 45 पैसे पर है। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि कहां भारत और कहां श्रीलंका। और लोग नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर चिल्लाए पड़े हैं कि अरे श्रीलंका बना दे रहे, श्रीलंका बना दे रहे। आप मन में बनाइए, सपना देखिए, सपने में देखिए श्रीलंका बन गया भारत और नरेंद्र मोदी जो है वो इस्तीफा देकर चले गए। फिर उठिएगा तो इसी भारत में ना उठिएगा, श्रीलंका में थोड़ी उठिएगा। कई लोग श्रीलंका के कर्ज और भारत के कर्ज को दिखाकर दावा कर रहे हैं कि भारत की श्रीलंका जैसी हो जाएगी हालत। अब जरा कर्ज वाला देख लीजिए। श्रीलंका पर कुल विदेशी कर्ज जो है वो 4 लाख करोड़ रुपए का है और भारत पर कुल विदेशी कर्ज 49 लाख करोड़ रुपए का। यही वाला आंकड़ा दिखाते, कहते देखो 4 लाख करोड़ में डूब गया देश, यहां तो 50 लाख करोड़ 49 लाख करोड़ है। कैसे बचेगा भारत? अरे भैया, जो आदमी 10 रुपया कमा रहा है और 9 रुपया कर्जा ले रखा है, और जो आदमी 100 रुपया कमा रहा है और 20 रुपया कर्जा ले रखा है, दोनों में फर्क नहीं है। कह रहे हैं कि उसका 9 रुपया कर्जा है, इसका 20 रुपया कर्जा। रहे तो कमा भी तो 10 रुपया रहा है और 100 रुपया रहा है, फर्क नहीं है। भारत में एक साल में 3.73 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज बढ़ा है। यानी श्रीलंका पर जितना कर्ज है उतना कर्ज तो भारत में एक साल में बढ़ गया। ये लॉजिक दे रहे हैं। लेकिन भारत की हालत श्रीलंका जैसी है या नहीं, ये आपको समझना है तो जीडीपी के अनुपात में देखना होगा कि विदेशी कर्ज कितना है। जीडीपी के अनुपात में श्रीलंका का कुल कर्ज अगर आपको दिखाऊं, अब जरा इसको समझिए और देखिए कि क्या है मामला और क्या है आंकड़ा। हवा में मत फंसा कीजिए, पूरा एकदम दिमाग में डेटा क्लियर होना चाहिए। अगली बार कोई बोले कि रुको अभी मैं समझाता हूं।
जीडीपी के अनुपात में कुल कर्ज देखिए, पहले कुल कर्ज दिखाऊंगा। अच्छा एक काम कीजिए, इसको जरा सा मिटाइए, ठीक है। अब जरा देखिए जीडीपी के अनुपात में, यहां हो गया श्रीलंका और यहां हो गया भारत, ठीक है। दोनों का आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। अब देखिए कुल कर्ज, जो किसी देश पे कुल कर्ज होता है उसमें एक्सटर्नल कर्ज भी हो गया और जो आप इंटरनल कर्ज लेते हैं वो भी होता है। और जीडीपी क्या है भाई, कि आप जो देश भर में जो आपका जीडीपी चल रहा है, मतलब एक तरीके से मोटे तौर पर समझिए आपकी कमाई क्या है और उसके अनुपात में जो आपने कुल कर्ज ले रखा है। मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं तो कितना कर्ज लिया है। तो श्रीलंका का जीडीपी के अनुपात में कुल कर्ज जो है वो 111% पे है। मतलब 100 रुपया अगर कमा रहा है तो 111 रुपए का कर्ज ले रखा है। मतलब जितना खा नहीं रहा है उससे ज्यादा इसने कर्ज ले रखा है, जितना कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा कर्ज ले रखा है। तो लेने वाले बाहर खड़े हैं, देगा क्या? 111 रुपया उधर दे देगा, 100 रुपया जेब में है, 11 रुपया तो और देने के लिए चाहिए, तो खुद खाएगा क्या? जो एक कहावत है, नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत है। जबकि भारत के लिए अगर आप ये देखिएगा तो ये 60% पर है। कुल कर्ज बता रहा हूं, कुल कर्ज, अब याद रखिएगा इसमें विदेशी कर्ज पे नहीं गया हूं। तो मतलब भारत 100 रुपया अगर कमाता है तो 60 रुपया उसका कर्ज के हिसाब से। अब आता हूं विदेशी कर्ज पर। अच्छा, लोग कर्ज लेते क्यों हैं? देश कई तरह के आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, कई जगह पर आपको डेवलपमेंट के लिए लगाना, तरीके का होता है, तो इस कर्ज से भी पैसा आता है, ऐसा नहीं है। अब आप जरा देखिए विदेशी कर्ज का श्रीलंका पर जीडीपी के अनुपात में देखिएगा तो यह है 62% पर, जबकि इसी अनुपात में भारत के लिए देखिएगा तो यह है 20% पे विदेशी कर्ज। तो कहां 62%, कहां 20%? कैसे डूब जाएगा भारत? कैसे डूब जाएगा? कर्ज से जीडीपी से जो रेशियो होता है कर्ज का, वो जितना कम होगा उतना देश जो है वो कर्ज चुकाने में सक्षम होता है। तो भारत तो पूरा सक्षम है भाई। विदेशी मुद्रा का भंडार आपको बता दिया, सोने का रिजर्व बता दिया, अब क्या चाहिए भाई? आईएमएफ के मुताबिक जीडीपी के अनुपात में कर्ज का रेशियो 60% तक हो तो कोई खतरे वाली बात नहीं होती। ये 60% के ऊपर गए तो खतरा हो गया। हम तो 60% से बहुत नीचे हैं भाई। जो लोग जीडीपी के अनुपात में कर्ज की बात कर रहे हैं उन्हें दूसरे देशों का आंकड़ा भी दिखा देता हूं कि जीडीपी के अनुपात में अगर आप देखिएगा दूसरे देशों का हाल देखिए। जीडीपी के अनुपात में कर्ज, भारत का याद रखिएगा, भारत का 100 के नीचे है ना। अब जरा सुनिए बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का। चीन का कितना है? 250% है बॉस, 250%। अमेरिका, यूएस, इसका कितना है? अमेरिका का है 137%, 137%। और यहां भारत का लिख दे रहा हूं। भारत का कुल जो आपको बताया था वो 60% पे था। ये 60% पे लोग उछल रहे हैं और यहां 250% है, 137% वाला है, वो दुनिया की सुपर पावर बनी हुई है। जापान तो और आगे है। जापान का हाल देखिए, 263% पर है, 263%। ये दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज हैं। यूके 95% पर है। फ्रांस सुनिए 290% पर है। इटली 151%। अब बताइए कहां 60% और कहां ये 250, 290, 263। एक खाली यूके है, वो भी 95% पर है, 100 से थोड़ा कम है। अब बताइए इसके बाद जो है वो लोग कहते हैं इंडिया श्रीलंका बन रहा है। अरे कैसे बन जाएगा भाई? कर्ज सब लेते हैं लेकिन भारत कमा भी रहा है, अर्थव्यवस्था भी ऊपर जा रही है, महंगाई दर भी कम है, जेब में पैसा भी पड़ा हुआ है। तो कैसे बर्बाद हो जाएंगे? खाली आपको चाहिए कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को उतार देना है कुर्सी से, तो इसलिए भारत श्रीलंका बन जाए, बोल दिए। लोग जो है उसी में उड़ रहे हैं, अरे श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। अब जरा आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं, मनमोहन वर्सेस मोदी का चैप्टर। क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी के हिसाब से तो कहा जाता है इनको तो कुछ नहीं आता, ना विदेश नीति आती है, ना देश चलाना आता है, ना अर्थव्यवस्था, कुछ नहीं आता है, लेकिन 8 साल से है पीएम। लेकिन मनमोहन सिंह को सब आता था क्योंकि देश के बड़े
अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, सही बात है, बड़े अर्थशास्त्री थे, सही बात है। तो जरा उनके सर्टिफिकेट पे नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट मिला के मैच करके देख लेते हैं कि उस सरकार में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, तो पता चल जाएगा। क्योंकि मनमोहन सिंह का कार्यकाल तो लोग कहते हैं ना गोल्डन पीरियड था। अब जरा आपको मनमोहन वर्सेस मोदी सरकार ये चैप्टर दिखाता हूं, ठीक है। अब जरा इसमें आंकड़ा देखते जाइए, आंकड़े गवाही देंगे। अब आपको दिखाता हूं विदेशी कर्ज, जो विदेश से कर्ज लिया गया मनमोहन सरकार के वक्त 2006 से 2013, यह है 2006 से 2013 के बीच कितना विदेशी कर्ज लिया, $270 बिलियन। ये इन्होंने 7 साल में लिया, ठीक। 2006 से 2017 के बीच मनमोहन सरकार ने $270 बिलियन का विदेशी कर्ज लिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना लिया, इन्होंने लिया $160 बिलियन। यानी मनमोहन सरकार से करीब करीब $110 बिलियन का कर्ज कम लिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया पर जो सबसे बड़ी आपदा आई, कोरोना का संकट काल आया, उसके बाद भी $160 बिलियन का कर्ज लिया और मनमोहन सिंह की सरकार ने $270 बिलियन का कर्ज लिया। अब जब वो $270 बिलियन का कर्ज लेकर भी भारत को श्रीलंका नहीं बना रहे थे, तो $160 बिलियन का कर्ज लेने वाला भारत को कैसे श्रीलंका बना देगा। तो सर्टिफिकेट तो मिल गया। अब जरा डेट टू जीडीपी रेशियो निकालते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब जितना जीडीपी है उस पर कर्ज का अनुपात। 2006 में यह कितना था आपको पता है, यह था 63.9%। आज की डेट में यह कितना है, 61.7% पर। तो जो जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात है वो मनमोहन सरकार के वक्त करीब 64% पे था, नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त उससे कम करीब करीब 61.7% पर है। तो यहां भी सर्टिफिकेट मिल गया। जब उधर नहीं बना श्रीलंका तो अब कैसे बन जाएगा। अब विदेशी कर्ज का अनुपात देखते हैं। विदेशी कर्ज का अनुपात कि उस समय के जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज का अनुपात क्या था। 2013 में 2013 में कितना था भाई, ये था 22.4% पर। और आज की डेट में कितना है, 19.9% पर। तो महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के जमाने में विदेशी कर्ज का जीडीपी के साथ अनुपात करीब 22.5% था। अब उससे करीब 2.5% कम है। तो कैसे बन जाएगा भारत श्रीलंका जब उस वक्त नहीं बना। तो यहां भी सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं बनेगा श्रीलंका। अब जरा आते हैं महंगाई दर। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई महंगाई दर अगर आसमान छूने लगे तब तो हो जाएगा कांड। औसत महंगाई दर जो रही 10.4% के करीब रही यूपीए सरकार के वक्त, और अभी जो यहां महंगाई दर है वो 7.04% है। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डबल डिजिट में महंगाई दर लगभग नहीं ही गई है। तो महंगाई दर भी वहां से बेहतर है, तो तब नहीं बना श्रीलंका भारत, तो अब कैसे बन जाएगा। तो ये आंकड़े आपके सामने रख दिया। अब चूंकि मनमोहन सिंह के जमाने में जो था उससे सब कुछ बेहतर दिख रहा है नरेंद्र मोदी के जमाने में, तो भारत कैसे श्रीलंका बनेगा सर, समझिए आप लोग थोड़ा। तो इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं भारत श्रीलंका बन जाएगा, वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो देश में डर फैलाना चाहते हैं, वो देश में लोगों के अंदर घबराहट पैदा करना चाहते हैं। जो लोग श्रीलंका की तुलना भारत से कर रहे हैं वो ना श्रीलंका के बारे में सही से जानते हैं, ना भारत के बारे में सही से जानते हैं। श्रीलंका की आज ये हालत क्यों हुई उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। साल 2009 में श्रीलंका में 26 साल लंबे चले गृहयुद्ध के खात्मे का वक्त आया। 2012 तक श्रीलंका में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ने लगे। साल 2013 में व्यापार घाटा बढ़ने से श्रीलंका की ग्रोथ रेट गिर गई।
श्रीलंका की बड़ी कमाई टूरिज्म से होती है। 2019 में कोलंबो में ईस्टर पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट और 2020 में कोविड के बाद श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके साथ ही सरकार पर बढ़ता चला गया कर्ज, तेल की कीमतें बढ़ने लगी, केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन ने श्रीलंका की हालत और खराब कर दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया ने 2019 के चुनाव में टैक्स रेट कम करने और किसानों की सब्सिडी को बढ़ाने का वादा किया। इस वादे को लागू करने से श्रीलंका का घाटा और बढ़ गया। टैक्स घटाने से श्रीलंका को हर साल 60,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होने लगा। साल 2021 में फर्टिलाइजर को पूरी तरह बैन कर दिया गया। श्रीलंका में 100% ऑर्गेनिक खेती अपनाने का ऐलान कर दिया गया। इस फैसले से श्रीलंका के फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ गया। इस फैसले से चाय और रबर के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने विदेशों से बड़ी मात्रा में कर्ज उठा लिए और यह प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। श्रीलंका का कुल विदेशी कर्ज 4 लाख करोड़ पहुंच गया। श्रीलंका को कर्ज उतारने के लिए हर साल 47,000 करोड़ की जरूरत थी। 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 60,000 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2022 तक गिरकर 15,000 करोड़ रुपए रह गया। इसके बाद कोविड के दौर में टूरिज्म 90% घटा। रूस यूक्रेन युद्ध से श्रीलंका की रही सही कमर भी टूट गई। तो मोटे तौर पर समझिए तो श्रीलंका ने, जो उसका नेतृत्व कमजोर था, दिशाहीन था, उसका खामियाजा भुगता। वहां जो परिवारवाद था उसका खामियाजा भुगता। भारत में ना नेतृत्व कमजोर दिख रहा है, दुनिया लोहा मान रही है, और ना उस शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद दिख रहा है। इसलिए भारत श्रीलंका कैसे बनेगा? ऐसा नहीं है कि भारत आर्थिक संकट में नहीं फंसा था। आर्थिक संकट भारत पर भी आया, लेकिन भारत इन संकटों से निकल गया था। पिछला बड़ा आर्थिक संकट अगर याद कीजिएगा तो 91 में आया था। तब भारत के पास $1 अरब से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार था। 91 में भारत के पास सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट बिल की विदेशी मुद्रा बची थी। 1991 में भारत इंटरनेशनल लोन को डिफॉल्ट करने की स्थिति में आ गया था, लेकिन भारत इससे निकल आया। लेकिन आज की स्थिति में भारत कहां है? भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 91 से आप कंपेयर कीजिए, जब हम उस हाल से निकल आए तो आज कहां है? विदेशी मुद्रा भंडार आज की डेट में भारत का है $588 बिलियन। $588 बिलियन, जो दुनिया में अगर रैंक देखिएगा 5th रैंक है भारत की। भारत से ऊपर सिर्फ 4 देश हैं जिनके पास इससे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। गोल्ड रिजर्व, गोल्ड का अगर रिजर्व देखिएगा भारत के पास कितना है, तो वो है 744 टन, जो मैंने आपको बताया। ये दुनिया में भारत का रैंक जो है वो 9th रैंक है। भारत से ऊपर सिर्फ 8 देश हैं जिनके पास इससे ज्यादा सोना मौजूद है। और जीडीपी ग्रोथ रेट जो भारत की है वो प्रोजेक्टेड है 8.7% पर, जो कि दुनिया में रैंक 1 है। मतलब भारत से ज्यादा तेज गति से कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो कैसे बन जाएगा श्रीलंका बॉस? भारत तो खुद श्रीलंका की मदद कर रहा है। जिसको आप श्रीलंका बनाने के सपने देख रहे हैं वो खुद श्रीलंका की मदद कर रहा है। फिर लोग कैसे कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसी हालत भारत की हो जाएगी? भारत कैसे श्रीलंका की लगातार मदद कर रहा है? अगले 6 महीनों में 40,000 करोड़ रुपए चाहिए जो भारत देगा। भारत श्रीलंका को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दे चुका है ऑलरेडी। जरूरी सामानों की खरीद के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए दिए। तेल के लिए 4,000 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया। श्रीलंका को चावल और जरूरी सामान की खेप भी बेच चुका है कि कम से कम लोग वहां भूखे ना सोएं। तो जितनी मदद भारत कर सकता है वो भी आप सोचिए ना, आज की तारीख में इस कोरोना के संकट काल के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं, हर आदमी अपनी जेब पकड़ के बैठा कि कुछ नहीं देंगे बॉस, हमारा खुद का हाल गड़बड़ है। भारत ऐसा देश है जो मदद कर रहा है इधर जेब में तब ना कर रहा है। तो इस पे गर्व करना चाहिए कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मिलके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हवा में बात कर रहे हैं कि श्रीलंका बन जाएगा। या तो वो भारत की ताकत जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो जानबूझ के ये सब करते हैं कि पैनिक क्रिएट हो।
हर बार पैनिक क्रिएट करना रहता है इन लोगों को, लेकिन पैनिक में है इसलिए करते हैं, हो नहीं पाता है क्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज, तो जरा इसका चैप्टर खोलते हैं और जरा टेस्ट करते हैं कि क्या एक वर्ग की बढ़ती आबादी से भारत का बैलेंस बिगड़ने वाला है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबादी पर बड़ी बात कह दी। योगी ने कह दिया कि आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो जो मूल निवासी हो और उनकी आबादी नियंत्रित कर दी जाए। योगी ने कहा कि जिन देशों की आबादी ज्यादा होती है वहां आबादी का असंतुलन जो होता है उससे चिंता होती है। सिर्फ आबादी बढ़ रही है ये नहीं होना चाहिए, आबादी में संतुलन भी होना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता पैदा होने लगती है। सवाल यह कि योगी की चिंता कितनी सही है और क्या यह सच है कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से भारत का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने जरा इसके लिए कुछ आंकड़े निकाले। वो आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले योगी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ असंतुलन जो होता है आबादी के बढ़ने में उसका जिक्र कर रहे हैं, तो हमने कहा थोड़ा आंकड़े खंगालते हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी, और चूंकि जो दो बड़ी आबादियां इस देश के अंदर वो हिंदू की हैं या फिर मुसलमान की, तो हमने सोचा उन दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हिंदू आबादी और दूसरी तरफ हमने रखा मुस्लिम आबादी, और इनको लेकर हमने देखा कि आंकड़े क्या कहते हैं। जरा इसको देखते हैं, ये हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी। तो 1951 में जो पहली जनगणना हुई आजादी के बाद, पहली जनगणना, उस वक्त हिंदू आबादी बताई गई कि 30 करोड़ 40 लाख थी। इस देश के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा, करीब 3.5 करोड़ हिंदू आबादी थी। और मुस्लिम आबादी कितनी थी? वो थी 3.5 करोड़। तो मतलब 30 करोड़ हिंदू थे और 3.5 करोड़ मुसलमान थे। उसके बाद आई 2011 की जनगणना जो आखिरी है। पहली की बात कर दी, अब आखिरी की बात कर रहा हूं। आज की डेट में हिंदू आबादी जो है वो 2011 में कहा गया कि 96 करोड़ 60 लाख हिंदू आबादी। अभी तो और बढ़ गई होगी, 2022 चल रहा है। और मुस्लिम आबादी तब बताई गई कि 17 करोड़ 20 लाख मुसलमान हैं। ये उस वक्त बताया गया। अब हर दशक में आबादी कितनी बढ़ी और किस वर्ग की आबादी में कितना बदलाव आया, जरा इसको समझना चाहिए। यह इंटरेस्टिंग आपको बताएगा कि कैसे क्या हुआ है। 1951 में जो पहली जनगणना हुई, उस वक्त देश की आबादी में हिंदू 84% थे और 1951 में देश की आबादी में मुसलमान करीब 10%, 9.8%। ये छोटा छोटा आंकड़ा आ रहा है, बोर्ड पे लिखकर आपको बताता हूं। अब देखिए, आपको इसका परसेंटेज दिखाता हूं, हिंदू और मुस्लिम, इसका आंकड़ा देखिए। आबादी 1951 में ये आबादी परसेंट दिखा रहा हूं, आबादी का प्रतिशत, ठीक है। 1951 में आपको बताया मैंने कि हिंदू आबादी थी 84.1% और जो मुस्लिम आबादी थी देश के अंदर वो थी 9.8%। अब जब 1961 का साल आया, हर 10 साल में जनगणना होती है, हिंदू आबादी घट गई, वो घटकर हो गई 83.4%।
और मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़कर हो गई 10.69%, मतलब करीब करीब 10.7%। फिर आया 1971 का साल। 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद हिंदू आबादी और घट गई, 82.73% हो गई। और मुस्लिम आबादी का क्या हुआ? मुस्लिम आबादी फिर बढ़ गई, 11.21% हो गई। फिर आया 1981 का साल। उस बार जनगणना हुई। उस बार देखा गया कि हिंदू आबादी का प्रतिशत थोड़ा ही घटा, लेकिन फिर घट गया, 82.3% हो गया। और मुस्लिम आबादी जो है वो थोड़ी बढ़ी, लेकिन वो भी थोड़ी बढ़ गई, 11.75%। 1991 में जनगणना हुई। उस बार हिंदू आबादी का क्या हुआ? और घट गई, 81.53% रह गई। और मुस्लिम आबादी जो है वो 91 में बढ़कर 12.61% हो गई। तो एक बड़ा उछाल आया। फिर 2001 में जनगणना हुई। इस बार हिंदू आबादी फिर घट गई और बड़ी संख्या में घट गई, 80.46%, करीब 1% आबादी गिर गई, 1% से ज्यादा। और मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब 1% बढ़ गई, 13.43% पर आ गई। 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई उसमें हिंदू आबादी फिर नीचे आई, 80% से नीचे आ गई, 79.8% रह गई। और मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 14.2%। यानी हर दशक में आप देख लीजिए, हिंदू आबादी लगातार थोड़ी घटे ज्यादा घटे घटती चली गई, और मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चली गई। इसी बैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि अभी ना लगे, लेकिन आने वाले वक्त में जाकर ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिकी संस्था प्यू के एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत कैसा होगा, क्योंकि अभी तो ये लेटेस्ट जनगणना भी नहीं आई है तो पता नहीं है, तो प्यू ने एक रिसर्च किया, अमेरिकी संस्था है, और उसके मुताबिक 2050 का भारत कैसा होगा। जरा देखते हैं उसने क्या बताया। उसने बताया कि हिंदू आबादी जो बढ़ेगी वो 33% बढ़ जाएगी 2050 तक। आज के हिसाब से 33% बढ़ेगी और कुल जो है वो 130 करोड़ के आसपास होंगे हिंदू 2050 में। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ेगी, ये प्यू रिसर्च का बता रहा हूं, प्यू रिसर्च उनका बता रहा हूं। मुस्लिम आबादी के लिए उन्होंने कहा कि 2050 तक मुस्लिम आबादी 76% बढ़ेगी, 76%। और ये आबादी बढ़ने के बाद कुल जो मुसलमानों की संख्या हो जाएगी वो 31 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। इसी इम्बैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ईसाइयों की आबादी कितनी बढ़ेगी, इसको लेकर इस रिसर्च में क्या कहा गया भाई? ईसाइयों के लिए कहा गया कि उनकी आबादी 18% बढ़ेगी और वो बढ़कर हो जाएगी 3 करोड़ 70 लाख। और अन्य की आबादी कितनी बढ़ेगी? अन्य वो बढ़ेगी 5% और बढ़कर हो जाएगी 4 करोड़ 60 लाख। तो अगर आप कुल मिलाकर देखिए, ये रिसर्च है, 100% ऐसा ही होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका आंकड़ा 130 और 31 161 हो गया, 164 168, मतलब करीब 170 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और 170 करोड़ में 130 करोड़ हिंदू होंगे, 31 करोड़ मुसलमान होंगे, 3 करोड़ ईसाई होंगे और बाकी जो है वो 4 करोड़ होंगे। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी 76 बढ़ेगी परसेंट के हिसाब से, हिंदुओं की 33%, ईसाइयों की 18% और अन्य की 5%। तो योगी आदित्यनाथ का कहने का मतलब यह है कि अगर आप
फ्लैट लगा दीजिएगा कि किसी को इतना नहीं करना है या जनसंख्या नियंत्रण सब पे बराबर से लागू कीजिएगा, तो ये डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। इस डिसबैलेंस पर चर्चा होनी चाहिए। अब अगर आप फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर देखें तो ये सभी वर्गों में कम है, यानी सभी वर्ग के लोग अब कम बच्चे चाहते हैं। फिर भी फर्टिलिटी रेट अभी भी मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS का डेटा कहता है कि 1992-93 में मुसलमानों में प्रजनन दर 4.41% थी, यानी करीब एक महिला औसतन अपने जीवन काल में 4 या 4 से ज्यादा बच्चे जन्म दे रही है। 1998-99 में ये 3.5% हुई, मतलब 3 बच्चे या 3 से ज्यादा। फिर 2005-06 में ये 3.4 पर आई, यानी मतलब अभी भी 3 या 3 से ज्यादा बच्चे मुसलमान महिला पैदा कर रही थी। 2015-16 में ये 2.62 घटकर हो गई प्रतिशत, यानी 2 या 2 से ज्यादा या 3 बच्चे। और 2019-21 के सर्वे में प्रजनन दर 2.36% रह गई मुस्लिम महिला के लिए, यानी औसतन मुस्लिम महिला 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही थी। हिंदुओं के लिए प्रजनन दर क्या थी? 1992-93 में 3.3%, यानी एक महिला 3 या 3 से ज्यादा बच्चे कर रही थी। 1998-99 में 2.78%, यानी 2 से 3 बच्चे। 2005-06 में करीब 2.5%, यानी 2 या 3 बच्चे। 2015-16 में ये 2.13% हो गई, यानी करीब करीब 2 बच्चे। और 2019-21 के डेटा के मुताबिक हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 1.94% रही, यानी 1 से लेकर 2 बच्चे। NFHS का सर्वे 1992-93 में पहली बार शुरू हुआ था। तब भारत की कुल प्रजनन दर 3.4 थी, यानी भारत में औसतन एक महिला 3 से 4 बच्चे पैदा कर रही थी। अब भारत की प्रजनन दर 2 है, यानी औसतन एक महिला 2 बच्चे पैदा करती है। यानी हिंदुओं का आप देखें तो जो औसत प्रजनन दर देश की है उससे कम है, और मुसलमानों की प्रजनन दर अब भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। और हिंदुओं की ये पहले भी औसत से कम थी और अब भी औसत से कम चली गई है। आबादी का बैलेंस कैसे बिगड़ता है, यह आपको 2 उदाहरणों से बताता हूं। जब राज्यों की कुल आबादी में एक दशक में हिस्सेदारी कितनी बदली है, यह आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 2001 में केरल की हिंदू आबादी 2001 में 56% के करीब थी, और मुस्लिम आबादी जो है वो 24.7% थी। ये 2001 का केरल और पश्चिम बंगाल का बता रहा हूं। केरल में 56% थी हिंदू आबादी, और 2001 में पश्चिम बंगाल की 72.5%। अब आप देखिए कि 2011 की जनगणना में क्या निकल कर आया। पहले मुस्लिम आबादी देख लीजिए। केरल की मुस्लिम आबादी कितनी थी? करीब 25%, और पश्चिम बंगाल में भी 25%। अब 2011 में हिंदू आबादी क्या रह गई? घटकर हो गई 56% के आसपास, और पश्चिम बंगाल में 70.5%, 10 साल में घट गई। और मुस्लिम आबादी बढ़ गई, वो हो गई करीब 27%, केरल में भी और पश्चिम बंगाल में भी 27%। यानी 10 साल में हिंदू आबादी केरल में 1.5% घट गई और पश्चिम बंगाल में 2% घट गई। जबकि अगर आप देखेंगे केरल में मुस्लिम आबादी तो वो करीब 1.9%, यानी 2% बढ़ गई, और पश्चिम बंगाल में भी 2% बढ़ गई। ये आपको 2 उदाहरण बताया कि किस तरीके से आबादी का अनुपात जो है वो अलग अलग दिशा में जाता है। बात किसी एक वर्ग की नहीं है, बात बढ़ती आबादी की है, क्योंकि बढ़ती आबादी का बोझ बर्दाश्त करना आसान नहीं है। आबादी बढ़ती रही तो वही होगा जो यूपी के फतेहपुर में दिखा, जहां एक ऑटो रिक्शा में 27 लोग सवार थे, 27 एक ऑटो में। अभी ये उतरते जा रहे हैं, आप गिनते जाइए। ऑटो में ज्यादा सवारियां देखकर पुलिस ने उसे रोका, और जब उसमें से सवारियां उतरनी शुरू हुई तो पुलिस हैरान रह गई। ऑटो से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 27 लोग निकले। ये वीडियो देखिए एक बार जरा फुल फ्रेम, फिर आगे बताता हूं। आपका कोई दोस्त नहीं रहा, 12
आ जाओ 13 आओ उधर चलो 13 14 चलो 15 16 17 18 21 22 23 उधर आपने आ जाओ 24 उधर 25 26 ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? तुम्हें लेके सकता है ड्राइवर कहाँ? तो ड्राइवर को मिला लीजिए तो 27 लोग ऑटो में बैठे थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको भेजना चाहिए, शायद नाम दर्ज हो जाए। ऑटो बनाने वाली कंपनी के जिस आदमी ने इस ऑटो को डिजाइन किया होगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा देख के कि उसने भी जीवन में नहीं सोचा होगा कि इसमें 27 लोग आ सकते हैं। इसमें अभी ऊपर नहीं बैठाया। इंडिया में तो ऊपर छत पे बैठाने का भी रिवाज है, लटकने का भी रिवाज है, अभी तो लटके नहीं है। तो तब ये 27 है। अगर इस ऑटो वाले का बस चलता तो ये पता नहीं 35-40 बैठा लेता। ये है डिसबैलेंस जो कह रहा हूं, ये है इम्बैलेंस जिसकी बात कर रहा हूं। आबादी अगर ऐसे बढ़ेगी तो यही हाल हो जाएगा। अभी तो इसने अपनी मर्जी से बैठाया है, कल को इतना फैल जाइएगा कि जगह नहीं होगी तो फिर यही होगा, जगह नहीं मिलेगी। कैसे ये लोग सांस ले रहे थे अंदर। हर दिन अगर आप देखिएगा भारत में हर दिन 60,000 बच्चों का जन्म होता है, यानी हर घंटे 2,500 बच्चे जन्म ले रहे हैं, हर मिनट 41 बच्चे जन्म ले रहे हैं और हर 3 सेकंड में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। जितनी देर में मैंने आपको अभी ये जनसंख्या की समस्या समझाई है, इसमें हर मिनट 41 बच्चे के हिसाब से काउंट कीजिएगा तो 10 मिनट में अगर समझाया तो 400 बच्चे तो यहीं पैदा हो गए। और ये इंडिया की करंट पॉपुलेशन है, 140 करोड़ हम पहुंच चुके हैं। ये करंट है। देखिए जितनी देर में बोल रहा हूं 804 हो गया, एक बच्चा आ गया। जितनी देर में बोला एक और आ गया। इनमें से कितनी पाठशाला देखेंगे और देखने तक जब तक ये बड़े होंगे देखेंगे मैं बचूंगा या नहीं ये नहीं पता। लेकिन ये 140 करोड़ पर हम है। ये टिक टिक जो बढ़ रहा है, कई लोगों को लगता है ये जनसंख्या विस्फोट का टाइम बॉम्ब है, टाइमर भग भग बढ़ रहा है। इसको अभी नहीं रोकिएगा तो समझ में लोगों को आ नहीं रहा कितना बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि आबादी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत में दुनिया में जो जमीन है उसका करीब 2.5% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दुनिया की आबादी का 17.5% यहां रह रहा है। तो आप सोच लीजिए, सीएम योगी जिस चिंता की बात कर रहे हैं वो इसीलिए भी है कि अगर यूपी की आबादी को देश मान लें तो दुनिया का 5वां बड़ा देश बन जाएगा। यूपी की आबादी में स्पेन, साउथ कोरिया, इटली के बराबर के 5 देश आ जाएंगे भाई। और यूपी की आबादी में इंग्लैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका के बराबर के 4 देश आएंगे। यूपी की आबादी में जर्मनी आ जाएगा, टर्की, ईरान के बराबर के 3 देश आ जाएंगे। ऐसी हालत हो रखी है। दुनिया की आबादी किस स्पीड से बढ़ रही है यह भी आपको बता देता हूं कि आप समझें कि हमारे लिए हालत क्या है। और दुनिया के लिए भी चिंता की बात है, सिर्फ हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। 1804 में दुनिया की आबादी 100 करोड़ थी, 100 करोड़ मात्र। 124 साल में 200 करोड़ हुए। 1927 में जब गिना गया तो अरे 200 करोड़ हो गए, 100 करोड़ बढ़ गए थे 124 साल में। उसका अगला 100 करोड़ जुड़ने में मात्र 33 साल लगे। उसके अगले 100 करोड़ जुड़ने में 15 साल लगे, 400 करोड़ हो गए। फिर अगला 100 करोड़ 12 साल में बढ़ गए। उसका अगला 100 करोड़ भी 12 साल में बढ़े। फिर उसका अगला 100 करोड़ भी 12 साल में बढ़े, 700 करोड़ हो गए। और आखिरी वाला 100 करोड़ 11 साल में बढ़ गए। यानी अगर देखा जाए तो 1804 से लेकर अगले 124 साल में 100 करोड़ बढ़े, फिर अगले 95 साल में 600 करोड़ बढ़ गए। तो जरा सोचिए, सरकारें बोलेंगी तभी करेंगे, अरे अपना भी देश है। हर ऑटो वाला ऐसा चीता नहीं होता कि सब 27 को बैठा लेगा। पैदल चलना पड़ेगा गर्मी में, और ऐसी गर्मी बढ़ेगी जब आबादी बढ़ेगी। पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा, क्या कीजिएगा, सोचिए।
पाठशाला में अब नई संसद का चैप्टर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 9,500 किलो के अशोक स्तंभ का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निर्माणाधीन नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण कर दिया। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला थे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी थे, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी थे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी थे। दिन में तकरीबन 11:45 पर नए संसद की छत पर यह कार्यक्रम हुआ और पूजा पाठ हुआ, वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। उसके बीच अशोक स्तंभ को नए संसद भवन के सर्वोच्च शिखर पर लगा दिया गया। भव्य लग रहा था। पूजा पाठ हुई, वो भी आप तस्वीर देख रहे हैं। नए संसद भवन की बिल्डिंग पर लगा अशोक स्तंभ कांसे का बना हुआ है। इसका वजन 9,500 किलोग्राम है और ऊंचाई 21 फीट की है, मतलब दूर से ही दिख जाएगा। अशोक स्तंभ के सपोर्ट के लिए 6,500 किलोग्राम के स्टील का स्ट्रक्चर भी लगाया गया है ताकि इसे मजबूती मिल सके। देश के अलग अलग राज्यों के 100 से ज्यादा कारीगरों ने करीब 6 महीने काम किया, जिसके बाद यह बनकर तैयार हुआ और इसे नए संसद भवन के शिखर पर लगाया गया। जमीन से 32 मीटर ऊंचाई पर संसद भवन के शिखर में लगे इसे लगाना काफी मुश्किल टास्क था, लेकिन यह भी कामयाबी के साथ कर लिया गया। अशोक स्तंभ को नए संसद भवन के सर्वोच्च शिखर के रूप में दिखाया गया है। नई संसद के शिखर पर अशोक स्तंभ को ही क्यों स्थापित किया गया, यह भी आपको सवाल पूछना चाहिए ना भाई। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में देश के कई हिस्सों में स्तूप और स्तंभ बनवाए थे। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में है उसे ही अशोक स्तंभ कहा जाता है। आजादी के बाद इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं, जिनका मुख चारों दिशाओं में है और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। अशोक स्तंभ के 4 शेर प्रतीक हैं शक्ति के, साहस के, आत्मविश्वास के और गौरव के। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर धर्म चक्र बना हुआ है। धर्म चक्र के साथ ही एक शेर, एक हाथी, एक घोड़ा और एक सांड बना है जो आगे की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने वहां काम करने वाले वर्कर्स से भी बातचीत की। यह प्रधानमंत्री का एक पुराना तरीका है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो मजदूर मेहनत करते हैं, उनसे वो मिलते हैं। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ में भी वहां जो मजदूर थे उनके साथ बैठे। विदेशों में भी जो प्रोजेक्ट, इंडियन प्रोजेक्ट है, इंडियन वर्कर्स हैं, उनसे जाते हैं, मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं। यहां भी गए वर्कर्स के बीच, तो वहां एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए सुरक्षा घेरा बनाया था। पीएम मोदी ने कहा हटाओ घेरा, जाओ मिलने दो। अमेरिका गए थे, सेंट्रल विस्टा से आए थे, जब सेंट्रल विस्टा तब भी मिले थे। अभी यहां पे सबके बीच चले गए। अब वो वर्कर जो है वो एकदम गदगद कि पीएम आके मिल रहे हैं। फिर उन्होंने बातचीत भी की, तो उन्होंने पूछा कि तुम इमारत बना रहे हो कि इतिहास बना रहे हो। तो लोगों ने कहा कि इतिहास बना रहे हैं। ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, सुनिए एक बार। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है मंदिर बना रहे हैं, आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? सर, वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। इसका मंदिर है, बड़ा बढ़िया बात बताया आप। ये वही संसद भवन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा, जिसको नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर यह कहकर बेचा गया कि नरेंद्र मोदी बंगला बनवा रहे हैं अपना। बंद देश की संसद रही थी। इतना भी विरोध सूट नहीं करता। कभी कभी देश भी आना चाहिए, सोचिएगा। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। सबसे बुरे हालात सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के हैं। वलसाड़ में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है।
तेज बारिश की वजह से औरंगा नदी लबालब हो चुकी है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव, शहर, खेत खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ डूब चुके हैं। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बारिश का दौर आज भी जारी रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वलसाड़ के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल रखा है। वलसाड़ और नवसारी जिलों में बहुत भारी बारिश हुई है। यहाँ निचले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य सरकार भी आसमानी आफत को लेकर अलर्ट पर है। बाढ़ बारिश को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल आपात बैठक भी कर चुके हैं। अहमदाबाद में बारिश कहर बरपा रही है। सड़कों पर पानी भरा है। बारिश के पानी की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिस वजह से उन्हें गाड़ियों को धक्का मारकर आगे ले जाना पड़ रहा है। आज भी अहमदाबाद में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। अहमदाबाद के परिमल इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अंडरपास में भी पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि आवाजाही को बंद करना पड़ा। अहमदाबाद में आज सभी स्कूल बंद हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के 21 जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। इनमें कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के भी निर्देश हैं। देखिए बारिश ने किस कदर बेदम कर दिया है। बचाव कार्य की ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की हैं। 3 तस्वीरों से समझिए बचाव की ये पूरी कहानी। पहली तस्वीर में महिला को बचाया जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में पुलिस वालों के साथ बच्चे को बचाते हुए नजर आ रही हैं महिलाएं, जबकि तीसरी तस्वीर में एक युवक को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये तीनों तस्वीर छोटा उदयपुर की है, जहां तेज बारिश की वजह से स्थिति भयानक हो गई है। हर तरफ पानी भर आया है, हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसमें स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक पुलिस वाला पानी में फंसे लोगों को निकालता नजर आ रहा है।